ये डायमेंशन निकालनी है R5 का, तो सिंपल सी बात है, जो सब स्पेस है उसकी डायमेंशन, यानी कि अगर मैं इसको W कॉल कर दूं तो उसकी डायमेंशन 5 से ज़्यादा तो होगी ही नहीं। अब यहाँ पर डायमेंशन का क्या मीनिंग है कि उसमें कितने इंडिपेंडेंट चॉइसेस हैं जहाँ पर हम अपनी कोई भी वैल्यू रियल नंबर से चूज कर सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर डायमेंशन निकाले हैं ओवर R। तो यहाँ पर अगर W एक सब स्पेस है जिसको लिखा गया है ऑर्डर पेयर में x1 x2 x3 x4 और लास्ट कॉन्स्टिट्यूएंट है x5, और यहाँ पर x1 x2 x3 इस तरह से रिलेटेड हैं। अगर हमें यहाँ पर डायमेंशन निकालनी है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं किसी एक वेरिएबल को या कॉन्स्टिट्यूएंट को, चाहे x1 x2 या x3 को राइट हैंड साइड में ले जाओ, तो 3x1 प्लस x3 इक्वल्स टू x2, यानी कि यहाँ पर मैं मान सकता हूँ x1 और x3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं और x2 उस पर डिपेंड कर रहे हैं। तो दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, यहाँ पर आप समझ सकते हैं। इसका मीनिंग हुआ आप यहाँ पर x1 की जगह इंडिपेंडेंट है, x3 की जगह इंडिपेंडेंट है, x4 की जगह आप इंडिपेंडेंट है और x5 की जगह। तो यहाँ पर कितनी जगह पर आप इंडिपेंडेंट हैं किसी ऑर्डर पेयर को जो 5 टपल्स में होगा लिखने के लिए, तो हम 4 पोजीशन पर इंडिपेंडेंट है, तो इसकी जो डायमेंशन है वो 4 होगी। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, है जिसका ऑर्डर 8 है, और हमें बताना है ऑर्डर ऑफ ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म। इस ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म का हमें ऑर्डर बताना है। तो ये जो प्रॉब्लम है इसको बड़े ही आसान तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। एक रिजल्ट होता है कि जी अगर एक साइक्लिक फाइनाइट ग्रुप है, साइक्लिक फाइनाइट ग्रुप, एंड और उसका ऑर्डर हमें गिवन है, सपोज करो n, तो इसका ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म का जो ऑर्डर होगा वो फाई n के इक्वल होता है। यानी कि वे यहाँ पर फाई n जो है आइलर फंक्शन है, और इसका वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, n इंटू 1 माइनस पी आई और p1 1 माइनस p2 एंड सो ऑन, वेयर n कैन बी रिटन एज p1 रेज टू द पावर n1, p2 raised to the power n2 and so on. So these pi are primes which occur in prime factorization। जो प्राइम फैक्टराइजेशन में आते हैं ये pi वो हैं। तो यहाँ पर हमें इसके लिए निकालना था, जो n का वैल्यू है वो 8 है, तो यहाँ पर हो जाएगा phi 8, और phi 8 को हम लिख सकते हैं 8 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 2, बिकॉज ऑफ 8 कैन बी इजिली रिटन एज 2 रेज टू द पावर 3। तो यहाँ पर पी आई का जो रोल प्ले कर रहा है वो 2 कर रहा है, तो 1 माइनस 1 अपॉन 2, तो ये वैल्यू हो जाएगी 8 इंटू 1 अपॉन 2, और ये हो गया 4। तो कौन सा ऑप्शन हमें 4 दे रहा है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। स्पेस वी दे रखा है जिसके एलिमेंट्स जो हैं रियल पॉलिनोमियल हैं, और इसका सब स्पेस डब्ल्यू दिया है जो स्पेन हो रहा है 4 एलिमेंट्स से। एक है टी स्क्वेयर प्लस टी प्लस 2, सेकेंड एलिमेंट है टी स्क्वेयर प्लस 2t प्लस 5, थर्ड एलिमेंट है 5t स्क्वेयर प्लस 3t प्लस 4, और लास्ट एलिमेंट है 2t स्क्वेयर प्लस 2t प्लस 4। हमें ये बताना है कि W की डायमेंशन क्या होगी। डायमेंशन का मतलब हुआ बेसिस में कितने एलिमेंट्स हैं, और बेसिस को अगर मैं डिफाइन करूं तो मैं इस तरह से कह सकता हूं, स्मॉलेस्ट स्पैनिंग प्लस लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। स्मॉलेस्ट स्पैनिंग है, इसका मतलब हुआ कि जितने एलिमेंट्स है उसकी डायमेंशन इससे एक्सीड तो कर नहीं सकती, यानी कि W की जो डायमेंशन होगी, डायमेंशन ऑफ W, वो आपकी 4 से ज्यादा नहीं हो सकती है। अब हमें ये चेक करना है कि क्या ये 4 के 4 वेक्टर या कितने वेक्टर इसमें लीनियरली डिपेंडेंट हैं, सॉरी इंडिपेंडेंट हैं। इंडिपेंडेंट चेक करने के लिए आप क्या करते हैं, C1 V1 प्लस C2 V2 प्लस C3 V3 प्लस C4 V4 इक्वल्स टू 0, और आप यहाँ पर चेक करेंगे क्या C1 C2 C3 और C4 ऑल आर जीरोज और नॉट। अगर आप ये चेक कर लेते हैं तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि हाँ ये Li हैं या नहीं है। और
इसमें आपको यहाँ से अगर आप इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन बनाएं तो हम हमारा मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, आप अच्छी तरह से जानते हैं। इसके 4 कॉलम होंगे और 3 रोज होंगी। तो फर्स्ट को अगर मैं लिखता हूँ, फर्स्ट कॉलम होगा 1 1 2 1 2 5, थर्ड कॉलम है 5 3 4 और लास्ट वन कॉलम है 2 3 4। अब ये हमारा मैट्रिक्स बन गया है और इस पर मैं अगर एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अप्लाई कर देता हूँ तो वो क्या होगा, 1 0 0 1 1 3 5 -2 -6 और 2 1 0। आप यहाँ पर देख सकते हैं सेकंड और लास्ट कॉलम, सॉरी रोज, एक दूसरे के प्रोपोर्शनल में है। सॉरी, एक दूसरे के प्रोपोर्शनल में नहीं है। इसको हम कैसे कर सकते हैं, हम और एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाएंगे तो फर्स्ट रो हमारा 1 1 5 2 सेम रहेगा। सेकंड रो भी हम ऐसे ही रखते हैं -2 1। लास्ट में हम क्या ऑपरेशन लगा रहे हैं, सेकंड को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे और सब्ट्रैक्ट करा देंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये -3। आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपकी जो रैंक है इस मैट्रिक्स की वो 3 है। रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 3, रैंक 3 आ गई। तो यहाँ से हम बता सकते हैं नलिटी कितनी होगी, 1। यानी कि नलिटी 1 है, इसका मतलब हुआ कि इस W सब स्पेस की डायमेंशन 1 है। मैट्रिक्स M दे रखा है और इसमें जो A B C यूज हुए हैं वो रियल नंबर्स हैं। M एक डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स होगा इफ एंड ओनली इफ इनमें से जो 4 कंडीशन दे रखी हैं कौन सी ट्रू होगी कि ये डायगोनलाइजेबल हो जाए। डायगोनलाइजेबल होने के लिए हमें पता होना चाहिए कि किसी मैट्रिक्स की जो अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी होती है वही उसकी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी होनी चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है तो हम मैट्रिक्स को डायगोनलाइजेबल बोल देते हैं। और अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी का जो सम होगा वो हमें क्या बताता है, ऑर्डर ऑफ द साइज, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स या साइज बोल सकते हैं आप। यहाँ पर अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी का सेम होना ये बताता है कि उसमें जो करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है और अगर उसका हम मिनिमल पॉलिनोमियल निकालें उसमें कौन कौन से फैक्टर उसमें अकर होंगे। तो यहाँ पर अगर हम इस मैट्रिक्स को देखें तो ये एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है और अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यूज होती हैं वो डायगोनल एलिमेंट्स हो जाते हैं। तो इसकी आइगन वैल्यूज होंगी 1 2 1, यानी कि 1 जो है वो 2 बार रिपीट हो रहा है, यानी कि अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 1 जो होगी वो 2 होगी और अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 2 की जो होगी वो 1 होगी। अगर हमें इसे डायगोनलाइजेबल चाहिए क्योंकि यहाँ पर सिंगल आइगन वैल्यू है 2 तो इसकी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी भी 2 होगी, यानी कि जो मिनिमल पॉलिनोमियल होगा उसमें x-2, अगर x के टर्म में बोलूं कि हमने मिनिमल पॉलिनोमियल को x के टर्म्स में लिखा है तो x-2 उसमें फैक्टर होगा। अब हमें चाहिए ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ m, वो भी हमें 2 चाहिए। डायगोनलाइजेबल होने के लिए हमें ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 1 2 चाहिए। और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 1 हम कैसे निकालेंगे, हम यहाँ पर जो मैट्रिक्स दे रखा है m माइनस लैम्डा, लैम्डा क्या है, आइगन वैल्यू 1 के करस्पॉन्ड निकालेंगे हम। तो ये हो जाएगा 1 टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स और इसका डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0 पुट कर देंगे हम। अगर हम इसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो सबसे पहले हमें इस मैट्रिक्स को फाइंड आउट करना होगा कि m माइनस आई आखिर मैट्रिक्स क्या है। तो वो मैट्रिक्स आपको मिलेगी 0 AB 0 1 C और लास्ट रो होगा 0 0 0। ये हमारे पास मैट्रिक्स या डिटर्मिनेंट कह सकते हैं। अब आप यहाँ से देख सकते हैं लास्ट रो 0 है तो इसकी जो रैंक है वो आपकी 2 या 2 से कम होगी, यानी कि रैंक ऑफ m माइनस आई जो है एटमोस्ट 2 होगी। लेकिन हमें चाहिए ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 2। रैंक नलिटी थ्योरम, रैंक प्लस नलिटी इसकी कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। नलिटी हमें 2 चाहिए तो इसका मीनिंग है हमें रैंक कितनी चाहिए, हमें रैंक इसकी
1 चाहिए। रैंक 1 कब होगा? जब ये 2 बाय 2 साइज़ का जो सब मैट्रिक्स आपको मिल रहा है या माइनर मिल रहा है, ये 0 हो जाए। इसका मतलब हुआ AC माइनस B इक्वल्स टू 0। इसका मीनिंग हुआ AC इक्वल्स टू B। यानी कि हमें नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल, क्योंकि अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी 2 चाहिए थी हमें, इसका मीनिंग हुआ कि हमें नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स 2 चाहिए। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कौन सी कंडीशन ट्रू होगी। हमें मिला है AC इक्वल्स टू B। AC इक्वल्स टू B ऑप्शन बी में आ रहा है, यही करेक्ट होगा। और एक प्रॉब्लम दे रखा है जिसमें मैट्रिक्स M बताया गया है कि वो 5 बाय 5 साइज का रियल मैट्रिक्स है और उसकी सभी एंट्रीज 1 है। तो हम एक मैट्रिक्स को कंसीडर कर लेते हैं ताकि हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आसानी रहे। इसके सभी आइगन वैल्यूज जो हैं वो बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर अभी मैं मैट्रिक्स को फॉर्म कर रहा हूँ और इस तरह से हमारी ये मैट्रिक्स कंप्लीट हो जाती है 5 बाय 5 साइज की। अगर मैं इस मैट्रिक्स का ट्रेस चेक करता हूँ तो ट्रेस ऑफ M होगा आपका 5। और अगर मैं डिटर्मिनेंट चेक करता हूँ तो डिटर्मिनेंट होगा 0। कैसे? क्योंकि अगर मैं इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालता हूँ तो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर कोई दो रोज अगर सेम प्रोपोर्शनल में है तो उसका डिटर्मिनेंट 0 हो जाता है। तो आप यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं, इनमें एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगा दीजिए, ये 0 हो गई तो डिटर्मिनेंट 0। और हम ये भी बता सकते हैं कि इस मैट्रिक्स M का जो रैंक होगा वो 1 होगा। और रैंक नलिटी थ्योरम से हम इसकी नलिटी बता सकते हैं 4 है। रैंक बताता है कि नॉन जीरो आइगन वैल्यूज कितनी है, यानी कि इसमें एक नॉन जीरो आइगन वैल्यू है। और यहाँ पर डिटर्मिनेंट 0 है, इसका मतलब हुआ कि एटलीस्ट 1 आइगन वैल्यू 0 है। अब हमें यहाँ पर ये देखना है कि अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी में क्या रिलेशन है, क्योंकि हमें ऑप्शन ए में डायगोनलाइजेबल चेक करना है कि मैट्रिक्स M डायगोनलाइजेबल है या नहीं है। अगर मैट्रिक्स M डायगोनलाइजेबल है तो उसकी आइगन वैल्यूज के अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी सेम होनी चाहिए। यहाँ पर एक नॉन जीरो आइगन वैल्यू है तो अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी ऑफ नॉन जीरो आइगन वैल्यू एंड ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ नॉन जीरो आइगन वैल्यू सेम है, और जो कि वो है 1। अब हमें अगर इसमें एक ही नॉन जीरो आइगन वैल्यू है तो बाकी आइगन वैल्यू क्या होंगी? जीरोज होंगी, क्योंकि नॉन जीरो एक है ओनली। और अब हम उस ज़ीरो आइगन वैल्यू के हम ये चेक कर लेते हैं कि उसके अलजेब्राइक की मल्टीप्लिसिटी तो 4 होगी इसकी, क्योंकि हमें पता है कि मैट्रिक्स का साइज 5 बाय 5 है, एक नॉन जीरो आइगन वैल्यू है, रिमेनिंग 4 जीरोज होंगी। अब हम इसके ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी चेक करते हैं 0 की, और उसको चेक करने के लिए मुझे क्या फाइंड आउट करना होगा? डिटर्मिनेंट ऑफ M माइनस लैम्डा आई इक्वल्स टू 0 चेक करना होगा। और यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू 0 है, इसका मतलब सिंपली हुआ कि मैट्रिक्स M जो है उसका डिटर्मिनेंट 0 होगा। मैट्रिक्स M का डिटर्मिनेंट तो 0 है ही, और हम यहाँ से ये भी बता सकते हैं कि क्योंकि हमें यहाँ पर ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी चेक करनी है, इसका मतलब हमें नलिटी चेक करना होगा। यहाँ पर डिटर्मिनेंट 0 है, इसका मतलब हुआ कि इसकी जो रैंक है वो एटमोस्ट जो है रैंक वो 4 हो सकती है, क्योंकि 5 तो हो नहीं सकती, डिटर्मिनेंट 0 है। और हमने पहले ही यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया है कि मैट्रिक्स M की जो रैंक है वो 1 है। तो मैट्रिक्स M की रैंक 1 है, इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर आइगन स्पेस की जो डायमेंशन है, डायमेंशन ऑफ जीरो आइगन स्पेस उसकी यानी कि नलिटी क्या होगी? 4 होगी। यानी कि अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 0 की सेम है। इसका मतलब ये हुआ कि ये मैट्रिक्स M डायगोनलाइजेबल है, लेकिन ऑप्शन ए में कहा गया है कि नॉट डायगोनलाइजेबल है। यहाँ पर दो ही आइगन वैल्यूज हैं, एक नॉन जीरो और बाकी सारे आइगन वैल्यूज 0 हैं। अगर ये मैट्रिक्स M आइडेम्पोटेंट होगा तो इसके आइगन वैल्यूज
क्या तो 0 होगी या 1 होगी, लेकिन 1 आइगन वैल्यू पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमें ट्रेस 5 चाहिए, इसलिए ऑप्शन बी भी डिस्कार्ड हो जाता है। एक नॉन जीरो आइगन वैल्यूज है और निलपोटेंट मैट्रिक्स की सारी आइगन वैल्यूज 0 होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर नॉन जीरो आइगन वैल्यू एग्जिस्ट करता है, ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाता है। यहाँ पर डी ऑप्शन ट्रू होगा क्योंकि यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल और मिनिमल पॉलिनोमियल सेम नहीं होगा। अगर आप उसका स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं कि किस तरह से उसका स्ट्रक्चर होगा, तो उसका स्ट्रक्चर होगा x माइनस लैम्डा इंटू एक्स, ये आपका मिनिमल पॉलिनोमियल का स्ट्रक्चर होगा और इसका जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होगा वो होगा x रेज टू द पावर 4 x माइनस लैम्डा, और यहाँ पर लैम्डा क्या है, वही नॉन जीरो आइगन वैल्यू इक्वल्स टू 0। इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट।